बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डाटा समराइजेशन। डाटा को समराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इंक्लूड मीन, मीडियन, मोड एंड द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन विच इंक्लूड रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, वेरिएंस। तो इनको हम स्टडी करते हैं। क्लियर? तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब डाटा की जो सेंटर वाली वैल्यू है उसकी तरफ जाना। दिस इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं: मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड। मीन इज आल्सो कॉल्ड अरिथमेटिक मीन होता है, और मीन यू नो दैट के एक एवरेज होती है, सिंपल सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जो मीडियन होती है वो मिडल मोस्ट वैल्यू होती है। और मीन को तो कैलकुलेट करना आता है कि कैसे करोगे, ये तो आप सबको आता है, लेकिन जो मीडियन है उसमें आपने सबसे पहले जो डाटा है उसको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि ये इवन नंबर का डाटा है या ओड नंबर का डाटा है। अगर इवन नंबर का है तो दरमियान में दो वैल्यूज़ होगी, उन दोनों को प्लस करके आपने 2 से डिवाइड कर देना है। लेकिन अगर ओड नंबर का डाटा है तो इजी है, एक ही चीज़ बचेगी दरमियान में, वही आ जाएगा। क्लियर? और जो मोड होता है, मोड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। जो मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है वो क्या होती है? मोड होती है। एक बात रट्टा मारना कि जो मीडियन होती है दिस इज़ 50th परसेंटाइल, यानी ये बिल्कुल दरमियान वाला होता है। परसेंटाइल का मतलब है कि अगर आपकी कोई एक परसेंटाइल आई हुई है, डैट मीन्स डैट कि आप से नीचे इतने लोग हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अगर 90 परसेंटाइल आती है, डैट मीन्स डैट कि आप से नीचे 90% लोग हैं और आप टॉप 10% के अंदर आते हो। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल। परसेंटाइल इज़ द वो वैल्यू होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जिसके नीचे बाकी सारी वैल्यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 60 परसेंटाइल है, 60th परसेंटाइल है, डैट मीन्स डैट 60% लोग आपसे नीचे हैं एंड यू आर इन द टॉप 40%। क्लियर? तो मीडियन इज़ द 50th परसेंटाइल, बिल्कुल दरमियान में आती है मीडियन। क्लियर? और एक और बात रट्टा मारना कि अगर किसी डाटा के अंदर आउटलायर्स ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल एक डाटा के अंदर 1 2 3 4 5 है, अगर इसके अंदर मैं 100 ऐड कर देता हूँ जो कि एक एक्सट्रीम वैल्यू है, तो सबसे ज़्यादा चेंज होगा मीन, और जो लीस्ट अफेक्टेड होगा आंसर इज मोड। अगर हम आउटलायर्स ऐड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? मीन चेंज हो जाएगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर और वेरिएंस ये भी बढ़ जाएंगे। अलबत्ता चेंज ही हो जाएंगे, बढ़ जाना ज़्यादा अच्छा वर्ड है। क्लियर? ठीक हो गया? और एक और बात रट्टा मारना कि जो मीन, मीडियन, मोड है, दीज आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वाई? बिकॉज ये बिल्कुल सेंटर में जाके एक्सप्रेस होते हैं। अगर आप एक डायग्राम बनाते हैं विच इज़ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को गॉसियन कर्व या बेल शेप कर्व कहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो मीन, मीडियन, मोड है बिल्कुल सेंटर में जाके कॉन्साइड करते होते हैं। एंड फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर? ठीक हो गया? लेकिन अगर आपकी कर्व किसी साइड पे स्क्यूड हो जाती है, किसी साइड पर मुड़ जाती है कि राइट स्क्यूड या पॉजिटिव स्क्यूड या नेगेटिव स्क्यूड या लेफ्ट साइड पर, अगर आपकी कर्व किसी एक साइड पे चली जाती है, स्क्यू हो जाती है, यानी अगर आपके कर्व अगर नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब है मीन, मीडियन, मोड सारे बराबर है, तो आपने मेनली किसको लेना है? मीन को लेना है। लेकिन अगर डाटा किसी जगह पे स्क्यूड हो जाता है, दैट मीन्स मीन, मीडियन, मोड आर नॉट इक्वल, तो बेटर मेजर ऑफ टेंडेंसी इज़ द मीडियन। क्लियर? तो ये आपने रट्टा मार लेनी है। और जो पॉजिटिव स्क्यू कर्व होती है, पॉजिटिव स्क्यू का मतलब है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसकी जो टेल है वो राइट साइड पे चली गई है, और अगर पॉजिटिव स्क्यूड कर्व है तो उसके अंदर सबसे बड़ा क्या होता है? मीन होता है, ग्रेटर देन मीडियन, ग्रेटर देन मोड। लेकिन नेगेटिव स्क्यूड कर्व का मतलब है कि जो कर्व है उसकी जो टेल है वो लेफ्ट साइड पे चली गई है, और इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू मोड की होती है, ग्रेटर देन मीडियन, ग्रेटर देन मीन। चाहे पॉजिटिव स्क्यू है चाहे नेगेटिव स्क्यू है, आपने किसको एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज़ करना है? आंसर इज मीडियन। क्लियर? तो ये आपने रट्टा मारना है।
और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या यूज़ होता है, उसमें मीन यूज़ होता है। कभी कभार ऐसा है कि आपको दो डिफरेंट पीक देखने को मिलती है, जैसे एक पीक यहाँ पे आई, एक पीक यहाँ पे आई। दिस इज कॉल्ड बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कभी कभार ऐसा होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में दो मोड आपको देखने को मिलते हैं। बाई मॉडल, दो मोड आपको देखने को मिलते हैं। मोड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो दो मोड वाली डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम के अंदर इसकी वैल्यू पूछी जाती है, सॉरी इसकी एग्जांपल पूछी जाती है। आंसर इज हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा की बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक पीक आती है 15 से लेकर 35 साल वालों में, दूसरी पीक आती है 55 साल से ऊपर वालों में। इसके अलावा जो फास्ट और स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं, एसिटाइलेशन इज द ड्रग मेटाबॉलिज्म फॉर हाइड्रोलाजीन, क्लियर। और जो प्रोकैनामाइड होते हैं इनका भी यही मेटाबॉलिज्म होता है। तो एसिटाइलेशन, हॉजकिन लिम्फोमा और सुसाइडल रेट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। परसेंटाइल तो मैंने बता दिया था कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो वैल्यू है, क्लियर, डेट हैज़ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो 8, कि अगर आपकी 50th परसेंटाइल है डैट मीन्स 50% पॉपुलेशन आपसे नीचे है। डैट मीन्स कि अगर आपका इधर बनता है परसेंटाइल तो इसका मतलब है इससे जो लेफ्ट वाली जो पॉपुलेशन है वो आपसे सारी नीचे है, क्लियर। एक और बात रट्टा मारना कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसके सेंटर में मीन आता है और इसकी साइडों पर क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आती है, क्लियर। और जो एक स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो 68% पॉपुलेशन को कवर करती है। जो दो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 95 को करती है। जो 3 वाली है वो 99.7 को करती है। एक रूल रट्टा मारना है 68, 95, 99.7। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, क्लियर। तो बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन भी समझा दिया है जिसमें डुअल पीक्स आपको देखने को मिलती होती हैं। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। सो दीज वर द measures of central tendency. Let's talk about measures of dispersion. Dispersion का मतलब है फैलना या कितना फर्क मिल रहा है, यानी कितनी डेविएशन हो रही है, क्लियर। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो डाटा है वो मीन के कितना सेपरेट कर गया है, मीन के कितना आगे पीछे है डाटा, मीन के कितना आसपास है डाटा। दिस इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, क्लियर, ठीक है। अगर हाई डिस्पर्शन है इसका मतलब है कि डाटा इज वेरी वाइड अराउंड द मीन, कि जो डाटा है वो ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है अराउंड द मीन। और अगर लो डिस्पर्शन है इसका मतलब है कि डाटा सेंटर के काफ़ी क्लोज है। अगर हम आउटलायर्स ऐड करते हैं तो सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और मीन भी खराब हो जाता है, क्लियर। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के अंदर सबसे पहला आ जाता है रेंज। अब रेंज कैसे निकालनी होती है, रेंज का फार्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, क्लियर। मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस मिनिमम वैल्यू, क्लियर, ठीक हो गया। और अगर आप आउटलायर्स ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, क्लियर। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बड़ा फजूल सा होता है लेकिन इसको आपने वेरिएंस के हिसाब से लेना होता है, ठीक हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताती है कि कितनी वेरिएशन है अराउंड द मीन, हाउ मच वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट इन अ सेट ऑफ वैल्यूज अराउंड द मीन, कि एक मीन के अराउंड कितनी वेरिएशन आ रही है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबिलिटी या स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का क्या रिलेशनशिप होता है, क्लियर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो वेरिएंस का क्या होती है, स्क्वायर रूट होती है। अगर मैं वेरिएंस निकालना चाहूँ तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या ले लूँगा, स्क्वायर ले लूँगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर जो एक स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो 68% वैल्यूज़ को कवर करती है। जो दो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 95 को, जो 3 वाली होती है वो 99.7 को, तो उसको तो रट्टा मार ही लेना, क्लियर। तो ये तो हो गया। उसके बाद है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर हमें ये बताता है कि कितनी वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है इन अ सेट ऑफ सैंपल मीन अराउंड अ ट्रू पॉपुलेशन मीन। उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा वर्ड में थोड़ा सा लगा होगा, क्लियर। पॉपुलेशन का जो ट्रू मीन है
उससे हम कंपेयर करते हुए वेरिएबिलिटी को देखना, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आप उस वैल्यूज़ का जो मीन है उसके अराउंड क्या देखते हैं, वेरिएबिलिटी देखते हैं। स्टैंडर्ड एरर के अंदर आप जो ट्रू पॉपुलेशन मीन है, जो असल में जो पॉपुलेशन का मीन है, उसके अराउंड कितनी वेरिएबिलिटी आ रही है। क्लियर, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। क्लियर। अब जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। बस ये बता दूं कि अगर आप जो डाटा है, जो मतलब जो सैंपल का साइज़ है या डाटा का साइज़ है या सैंपल का साइज़ है जिसको n कहते हैं, अगर आप वो बढ़ाओगे तो डाटा की एक्यूरेसी या प्रिसिजन बढ़ जाएगी और स्टैंडर्ड एरर कम हो जाएगा। तो ये बताना चाह रहा था। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कॉन्सेप्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज कॉल्ड द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। क्लियर, ठीक हो गया। और आप इसके अराउंड जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ निकालते हैं दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल। मतलब आप उससे क्या निकालते हैं, आप कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें रेंज ऑफ वैल्यूज़ देता है अराउंड अ ट्रू पॉपुलेशन मीन, ठीक है, विद अ स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी। अब ये कैसे निकालनी होती है, आपने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है उसका ये है फार्मूला, एक्स बार क्या है, मीन है, ठीक है। और जो जी वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। अगर आप 95% कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि ये डाटा इसमें बिलोंग करता है तो जी वैल्यू आ जाएगी 1.96 या 2 आ जाएगी। अगर आप 99% श्योरिटी से कह रहे हैं तब आपकी जी वैल्यू 2.58 या रफली 3 के बराबर हो जाएगी। तो ये जो पूरी रेंज निकलती है जिसमें जो ट्रू मीन है वो इसमें फॉल करना चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल। और कॉन्फिडेंस इंटरवल हम एक कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं, लाइक 95% कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं मोस्टली। और जो प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं दिस इज द सिग्निफिकेंस लेवल एंड दिस सिग्निफिकेंस लेवल इज 0.05। एक बात याद रखना कि अगर आपकी स्टडी को स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होना है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 से कम होनी चाहिए, मतलब टाइप 1 अल्फा एरर ना हो। अब ये टाइप 1 अल्फा एरर क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल का एक फार्मूला है 1 माइनस अल्फा, या यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि एक्स बार प्लस जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि एच नॉट क्या है, नल हाइपोथेसिस। आइए मैं अलग वीडियो में डिस्क्राइब कराऊंगा कि नल हाइपोथेसिस क्या भला होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना बात याद रख लो कि नल हाइपोथेसिस के अंदर दो चीज़ों के दरमियान हम मवाजना करते हैं ये देखने के लिए कि दो चीज़ों के दरमियान में कोई एसोसिएशन है या नहीं। अगर दो चीज़ों के दरमियान में कोई एसोसिएशन नहीं है दिस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस, और अगर कोई एसोसिएशन नहीं है तो हमें नल हाइपोथेसिस को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर दो चीज़ों के दरमियान में एसोसिएशन है तो इसका मतलब है कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ेगा। और जब एसोसिएशन है डैट मीन्स डैट द रिजल्ट आर सिग्निफिकेंट। तो रिजल्ट आर सिग्निफिकेंट हम कब कहेंगे, जब हम 95% कॉन्फिडेंस से ये कहेंगे कि जो मीन है, जो मीन डिफरेंस है या ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो ज़ीरो को निकाल रहा है, या 95% कॉन्फिडेंस से ये कहेंगे कि जो कॉन्फिडेंस कि जो आपका ओड रेशो या रिलेटिव रिस्क है वो 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा, या फिर जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है दो ग्रुप में वापस में एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहा। उम्मीद है कि नहीं समझ आया होगा, तो ये समझने वाली चीज़ नहीं है। रट्टा मार लो कि जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट स्टडी कौन सी होती है, अगर उसमें पी वैल्यू 0.05 से कम हो जाए। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से कम हो जाए। अब ये 0.05 इज द टाइप 1 अल्फा एरर, अल्फा होती है। नंबर 2, अगर आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल 0 को निकाल दे, या आर रिलेटिव रिस्क ऑड रेशो 1 को निकाल दे, या दो ग्रुप्स ओवरलैप ना करे, तो उसका मतलब है रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते, मतलब नल हाइपोथेसिस को मान लेते हो, डैट मीन्स डैट कोई एसोसिएशन नहीं है। कोई एसोसिएशन नहीं है क्या मतलब है, रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है। और रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है कब आएंगे, जब कॉन्फिडेंस इंटरवल 0 को इंक्लूड करेगा, या रिलेटिव रिस्क ऑड रेशो 1 को इंक्लूड करेगी, या फिर दो ग्रुप्स आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये सारा हमने इसी से निकाल लिया, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा।